Hello everyone and very good evening and welcome you all to the class. And Parul, thank you so much. Welcome. And somebody asked from which or in which Navodaya I'm right now. So I'm right now nowhere, like I'm at home. So from there I'm taking classes, but previously I have been to some Navodaya. Okay, that was my take. चलो ठीक है, आज के क्लास में हमें करना क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बैरोमीटर देखा था। बैरोमीटर का काम क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब कि उस पॉइंट के ऊपर जो कॉलम है वो उस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डन। और इसको मेजर करने के लिए हमने क्या लिया था? एक टब लिया था जिसमें मरकरी था और इसमें हमने एक एक यू शेप का कैपिलरी ट्यूब था। अगेन वो भी एक मरकरी से भरा हुआ था और उसको हमने उल्टा ऐसे उड़ेल दिया था, है ना, हिंदी में अगर उसको बोले तो उसके बाद हमें क्या मिला था? सॉरी, हमें ये दिखा था यहाँ पे कि ये जो ट्यूब था, इस ट्यूब में जो यू शेप्ड का ट्यूब था, इस ट्यूब का सर्टेन मरकरी तो इस ट्यूब में चला गया और एक रीजन में वैक्यूम बन गया। ये रीजन वैक्यूम का हुआ और यहाँ पे मरकरी था। डन। सो अगर दो पॉइंट हमने लिया था ए और बी, ए एटमॉस्फेयर से ओपन है, सो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर होगा और बी पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर होगा बिकॉज ऑफ दिस मर्करी कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर तो वैक्यूम है, उसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ए और बी पे प्रेशर क्या होगा? सेम। सो हमने क्या लिखा था? पी एटीएम इज इक्वल टू पी बी। डन। और पी बी को हमने क्या लिखा था? रो ऑफ मरकरी इंटू हाइट, दिस हाइट इंटू एच जी, सॉरी जी। सो पी एटीएम का वैल्यू हमें पता है कितना था? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, दैट इज 1 एटीएम। और जब हमने इसको इससे कंपेयर किया था तब हमें एच का वैल्यू मिला था 760 मिलीमीटर। सो 760 millimeter column of mercury is equal to, or we can say कि if there in a column 760 millimeter of mercury is there, तब वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा एट सी लेवल। ओके, सो दिस वाज दिस थिंग। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा था, मरकरी का यूज क्यों किया हमने? किसी के पास आंसर है? मरकरी का यूज हमने किया क्यों है? दैट वाज माय क्वेश्चन। यस, आउट, लेट मी नो। जवाहर नवोदय विद्यालय, विच नवोदय यू आर? कौन सा नवोदय है ये बताओ? Yes, you raised your hand. You can type your problems or whatever doubt you're having in message section. Okay, चलो। And rest people answer me कि किसी के पास आंसर है क्या कि मरकरी ही क्यों यूज किया था हमने? हाँ, you can't understand anything because you have not attended any class before. Have you attended? So, yeah, answer me. पहले previous class किए हो क्या? Because to answer your question, I need to know that. और कौन से, अच्छा तब तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। अभी तुम एक काम करो और अपने दोस्तों से हेल्प लो, ठीक है, क्योंकि आई कांट रिपीट होल चैप्टर हियर ना, सो यू टेक हेल्प ऑफ अदर पीपल और इसके थोड़ी देर बाद वी विल डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक, सो फ्रॉम देयर यू कैन कैच ऑन। रिवीजन में अभी थोड़ा सा मुझे डिस्कस कर लेने दो, ठीक है। अब मरकरी हमने यूज क्यों किया था? सो मरकरी प्राइमरीली हमने इसलिए यूज किया था क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है ना, वो इस तरह से होती है कि जैसे देखो, अगर सपोज करो हम लोग कोई और चीज यूज करते और हमारा मरकरी कॉलम का जो लेंथ आता वो काफी ज्यादा आ जाता या काफी कम आ जाता, ठीक है। अगर काफी ज्यादा भी आता तो ये ट्यूब काफी लंबा लेना पड़ता, हमें बल्कि हो जाता, और काफी कम भी आता अगर एच का वैल्यू, तो स्केल से मेजर करने में मुश्किल होती, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा डेंसिटी वाला लिक्विड चाहिए जिसके लिए जो ये हाइट आ रहा है, डन, वो क्या हो,
वो बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, समवेयर इन द मिडिल. सो दैट इज व्हाई वी वेंट फॉर मरकरी. ऑल्सो एट रूम टेम्परेचर मरकरी का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो उतना कंसिडरेबल नहीं होता है, इसलिए भी हम लोग इस चीज को प्रेफर करेंगे. ठीक है, तो चलो. नाउ ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ओपन ट्यूब मैनोमीटर का काम क्या था, किसी भी चीज का अगर प्रेशर मेजर करना है जैसे फ्लूइड का, तो वी कैन यूज ओपन ट्यूब मैनोमीटर. मैंने तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया था कि ओपन ट्यूब मैनोमीटर में जो ट्यूब इनिशियली कैसा दिखेगा, इनिशियली ये ऐसा ही होगा और इसके दोनों साइड में मरकरी कॉलम का हाइट क्या होगा, सेम होगा. मैंने बोला था ये सेम होगा. ठीक है, और जैसे ही इसको उस ऑब्जेक्ट से लगाएंगे जिसका मेजर करना है प्रेशर, सपोज करो इसका मेजर करना है, तो अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा. कम है तो ये इसको और ऊपर की तरफ खींचेगा, तब इधर का लिक्विड कॉलम घटेगा. ठीक है, सो आफ्टर कनेक्टिंग इट टू सम ऑब्जेक्ट जिसका कि हमें प्रेशर निकालना है, तो लिक्विड कॉलम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है. डन. और फिर हमने प्रेशर इसका कैसे निकाला था, जैसे इसका प्रेशर P मान लो, तो यहाँ पे ये एयर है, यही फ्लूइड है यहाँ पे. सो यहाँ तक प्रेशर क्या है, P है. ठीक है, यहाँ से सेम हॉरिजेंटल लेवल पे यहाँ पे ले लो, इस पॉइंट का भी प्रेशर क्या मान लो, लाइक इसको 0.1 मानो, इसको 0.2 मानो, तो 1 और 2 आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम. सो P1 इज इक्वल टू P2. P1 क्या है, P के बराबर है. P2 को क्या लिखोगे, यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये h हाइट ऑफ अगर लिक्विड कॉलम है तो P इक्वल टू क्या होगा, P ATM प्लस रो जी एच. एंड दिस इज योर व्हाट, प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर. डन. और मैंने यहाँ बोला था कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लाइन लेते हो, डेटम लाइन लेते हो, तब P का वैल्यू रो जी एच के बराबर होगा एंड दैट इज योर गेज प्रेशर. डन. सो व्हाट इज गेज प्रेशर व्हेन वी आर टेकिंग P ATM एज द रेफरेंस लाइन? सो P minus P ATM is equal to rho GH and this rho GH is called gauge pressure. ठीक है, चलो. सो हमने ये पढ़ा था. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बॉइंट फोर्स पढ़ा था. इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के डिस्कशन के लिए, कि एक लिक्विड लिया. ठीक है, इस लिक्विड में हमने किसी भी चीज को डुबोया. सपोज करो हमारे पास एक बॉल है, मेटालिक बॉल है, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया. सो इस मेटालिक बॉल का कुछ वॉल्यूम होगा, है ना, और जब ये पानी के अंदर जाएगा तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि उस स्पेस में पहले वाटर था. कहने का मतलब कि द मोमेंट यू आर ड्रॉपिंग दिस बॉल इन द लिक्विड, एक बॉल है वो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है. कितने लिक्विड को, अपने जितना इसका वॉल्यूम पानी के अंदर है उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा. डन. सो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके वेट के बराबर इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बॉइंट फोर्स कहते हैं. डन. सो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस बॉल पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ व्हाट, मास ऑफ द बॉडी. सो मास ऑफ द बॉडी, अगर इसका वॉल्यूम V है तो V इंटू रो बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, दिस इज मास ऑफ बॉडी, V इंटू रो B इंटू G. और बॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G. सो दिस वाज योर बॉइंट फोर्स. इसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा. क्लियर है, चलो. सो यही थिंग था यहाँ पे. अगर आप आगे देखोगे, अब एक क्वेश्चन है. सो डू दिस क्वेश्चन. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ और इसको याद रखना हमेशा ही. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में डुबोया हुआ है और उसका अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है. ठीक है, अगेन मैं एक चीज और तुम लोग को बता दूं, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा. मतलब कहने का मतलब कि डायरेक्टली इस टर्म में नहीं आएगा, लेकिन इसका वैल्यू अगर निकालोगे, जैसे 8/9 का वैल्यू कितना होगा, 0.88 समथिंग, 1/3 का 0.33, 4/9 का 0.4 समथिंग. सो उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आएंगे. ठीक है, अगर एग्जैक्टली सोचोगे कि 8/9 या 1/3 आ रहा है तो वैसा नहीं है.
ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ जी मेंस 2023, ठीक है। जल्दी से तुम लोग इसको सॉल्व करो, थोड़ा टाइम लो, क्वेश्चन को पढ़ो सही से और सॉल्व करो, मतलब ट्राई करनी है। मैं बोल नहीं रही हूँ तो आवाज कैसे आएगी? I've given you people time to solve the question. Can you let me know the name of your JNV? जवाहर नवोदय विद्यालय, which विद्यालय? अच्छा, यवतमल से हो। ओके, सो आई हैव मेट यू पीपल, राइट? तुम लोग मिले हो मुझसे, हाँ? और तुम लोग ऐसे मतलब इतने दिनों बाद क्लास में आ रहे हो, और इतने दिन बाद क्यों आए क्लास में? पहले तो मुझे इसका आंसर चाहिए। पारुल, नथिंग। चापनी लो, डू द क्वेश्चन। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम 1-2 महीने से चल रहे हैं। सीरियस हो जाओ यार, पढ़ाई कर लो। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट वांट यू पीपल टू बी सीरियस, ठीक है? क्योंकि आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू पीपल, ठीक है? मैं तुम लोगों के स्टेज को समझ रही हूँ, 11th क्लास में हो, दिल दिमाग में क्या चल रहा है पता है, बट इट वोंट हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू, इट वोंट हेल्प यू, सो गेट फोकस्ड। Okay, let me make you understand this question. There is a hollow spherical cell at outer radius r, and just it floats just submerged under the water surface, ठीक है? सो ये फ्लोटिंग का क्वेश्चन है, मुझे लगा तुम लोग शायद कर पाओगे। आगे मैं फ्लोटिंग को डिस्कस करूंगी, बट अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी समझ गए हो ना, यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट फ्लोट्स जस्ट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर सर्फेस। सो जस्ट सबमर्ज्ड है, ये कहने का मतलब ये ऐसा है, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जस्ट सबमर्ज्ड है। जस्ट सबमर्ज्ड का मतलब उसका सारा का सारा वॉल्यूम पानी के जस्ट अंदर है, ये डूबा नहीं है, ये फ्लोट ही कर रहा है, बट पानी के सरफेस से जस्ट थोड़ा सा नीचे बैठकर फ्लोट कर रहा है, ठीक है? अब देखो कर रहा है, मैकेनिक्स थोड़ा सा याद करो। अगर कोई भी चीज फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज डूबा नहीं है। ये डूब कब जाता? जब इसके नीचे का फोर्स, जो कि तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और ऊपर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ बॉयंसी। अगर तुम्हारा mg ग्रेटर देन हो जाता फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो तुम्हारा क्या होता? ये डूब जाता, ये ऑब्जेक्ट क्या होता? डूब जाता, ये सतह पे पहुंच जाएगा, है ना? लेकिन अगर ये डूब नहीं रहा, ये जस्ट सबमर्ज होके फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट? mg इक्वल टू एफ डी। हाँ पारुल, तो ऐसा होगा, ठीक है? व्हाट हैपेंड पारुल? I couldn't get you. Okay, let me know.
अब यहाँ पे देखो mg कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, दिस इज द मास ऑफ बॉडी राइट, इनटू जी, और फोर्स ऑफ बॉयंसी। फोर्स ऑफ बॉयंसी को कैसे लिखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये बॉडी कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। सो ये कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। सो इसको तुम v डैश ले लो। वाई v एंड v डैश विल बी डिफरेंट, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये तुम्हारा स्फेरिकल सेल है, यानी कि ये बॉडी कुछ ऐसा है, इस रीजन में मास नहीं है, इस रीजन में हॉलो है, ये वाले रीजन में मास है ना, और ये वाला रीजन तुम्हारा इसका क्या है, ये तुम्हारा इसका रीजन हॉलो है, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर रख लो, डन। नाउ व्हाट विल हैपन, इसका कितने वॉल्यूम में मास है, इतने वॉल्यूम में मास है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका मास कैलकुलेशन के लिए वॉल्यूम लेना है तो कौन सा वॉल्यूम लोगे, अगर इसकी डेंसिटी रो बी है तो इसका मास तो इतनी ही वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है ना, और इसका इनर रेडियस स्मॉल आर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है। सो टोटल वॉल्यूम विल बी हाउ मच, 4/3 पाई आर क्यूब, और इनर वॉल्यूम, इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो तुम्हें ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा जिसमें मास है, यानी कि ये वाला v किसके बराबर है, ये v इसके बराबर है, और v डैश यहाँ पे देखो ये पूरा वॉल्यूम इसके अंदर है। सो ये कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सो v डैश तुम्हारा किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो v डैश इंटू रो लिक्विड इंटू जी। अब आप ध्यान से देखो, v बाई v डैश, इसको ऐसे सॉल्व करना, जी जी कट गया, और रो लिक्विड बाई रो बॉडी, एंड दिस इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रो ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई रो ऑफ लिक्विड। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो सिंपली पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट वैल्यू फॉर स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, ठीक है। सो आई जस्ट गेव दिस क्वेश्चन सो दैट आई वांटेड टू नो कि तुम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी को कितना समझे हो, क्या कर पाओगे या नहीं, बट इट्स फाइन इफ यू कुडंट डू इट, क्योंकि अभी हम आगे और इस चीज को पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, इट वाज जस्ट द स्टार्ट, ओके। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, कब जस्ट फ्लोट करेगा, और कब डूब जाएगा, ठीक है। तो देखो, यानी कि बेसिक दो चीज पढ़ने वाले हैं, कब फ्लोट करेगा, कब डूबेगा। तो देखो यहाँ पे अभी फ्लोट कर रहा है ये वुड, है ना, और ये जो पिन है वो सिंक कर गया, डूब गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक छोटी सी चीज समझो तो वुड का डेंसिटी कम होता है किससे, वाटर से, ठीक है, वाटर से वुड, ये फैक्ट है, ठीक है। और पिन का डेंसिटी वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि डेंसिटी ऑफ वुड वाटर से कम है इसलिए वो फ्लोट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ पिन वाटर से ज्यादा है इसलिए वो डूब गया, ठीक है। ये फैक्ट ये कह रहा है। अब क्या होगा, मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करूंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाटर से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अगर वाटर से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट ये बता पा रहा है। अब ये क्यों होगा, मतलब ये रिलेशन क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो अब ध्यान से देखो। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, फोर्स ऑफ बॉयंसी पढ़ा ना। सो यहाँ पे इसको लिक्विड से तुम क्या करो, भर दो, लिक्विड से भर दो, और इसके पास एक कोई भी चीज को डाल रहे हो, वो डूब गया, सपोज वो डूब गया। अगर वो डूब गया इसका क्या मतलब था, इसका मतलब जैसे सपोज करो, इसको और इजी करते हैं, ठीक है। एक काम करो, कोई भी एक चीज है तुम्हारे पास, तुमने उसको क्या किया, अंदर लिक्विड में डालना शुरू किया, उसको ड्रॉप किए, और ये पानी के थ्रू गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डन। जब ये गिर रहा होगा इस पे क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, उस फोर्स को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वॉल्यूम v ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। और जब ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है
तब ये कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गेटिंग डिस्प्लेस्ड व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इनसाइड वाटर विल बी हाउ मच, v. सो बॉइंट फोर्स क्या होगा, volume of liquid displaced into density of liquid, that is mass of liquid displaced into g, that is weight of liquid displaced. इसी को तो buoyant force बोलते हैं, राइट? सो कुछ ऐसा हुआ. अब देखो ये एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है. अपवर्ड फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, वो इसको डूबने देना नहीं चाहेगा. डाउनवर्ड फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, ये उसको डुबाना चाहेगा, है ना? और अगर डाउनवर्ड फोर्स जीत जाता है तो वो डूब जाएगा. अपवर्ड फोर्स जीतता है तो क्या होगा, वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा. ठीक है, सो चलो देखते हैं यहाँ पे. यानी कि फ्लोट कब करेगा, फ्लोट कब करेगा, जब तुम्हारा v रो लिक्विड into g is greater than what, v rho b into g. g को कैंसिल कर दो, v को कैंसिल कर दो, रो लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ द बॉडी. यानी कि जब लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो बॉडी हमेशा ही फ्लोट करेगा. कहने का मतलब कि जब बॉडी की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो फ्लोट करेगा. जैसा कि तुम्हारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के केस में था, वुड का डेंसिटी लिक्विड से कम था, इसलिए वो उस एक्सपेरिमेंट में बोला गया कि इसलिए वो फ्लोट कर रहा है. और हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि इसलिए वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा. अब देखो डूब कब जाएगा, यानी कि ड्राउन. ड्राउन का मतलब क्या होता है, डूबना, यानी कि सिंक, डूब गया. कब डूबेगा, जब डाउनवर्ड फोर्स जीत जाएगा. यानी कि जब तुम्हारा v रो बी जी इज ग्रेटर देन v रो लिक्विड जी. यानी कि क्या होगा, जब तुम्हारा रो बी इज ग्रेटर देन रो लिक्विड. यानी कि ये तो श्योर है कि अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो वो पक्का डूब जाएगा, और अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो पक्का नहीं डूबेगा. दिस इज द थिंग. ओके, सो फ्लोटिंग एंड नो फ्लोटिंग का कंडीशन समझ गए होगे तुम लोग. किसी को डाउट है? Anyone having any doubt? Yes. थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन पास में काम चल रहा है शायद. Anyone having any doubt? Okay, JNB SK, थैंक यू. चलो ठीक है. सो अब यहाँ पे देखो देखो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ना हमें एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्यूब है. ठीक है, और फर्स्ट केस में डेंसिटी ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 0.1 ग्राम. ठीक है, और तीनों ही केस में डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है, तभी तो ये फ्लोट कर रहा है ना, डूबा हुआ नहीं है. दिख रहा है ना, ये डूबा हुआ नहीं है कंप्लीटली, थोड़े पोर्शंस डूबे हुए, इसका मतलब वो फ्लोट कर रहा है. डन. सो तीनों ही केस में फ्लोट कर रहा है. उससे एक कंक्लूजन तो निकल गया कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. फर्स्ट थिंग. अब ये तीन इमेज बनाने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो. डेंसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट केस में 0.1 ग्राम है, इस केस में डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है, 0.5 ग्राम. उससे क्या हो गया, ज्यादा है. और इस केस में डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, वॉट यूनिट को केयरफुली लिखा हुआ है. ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या दिख रहा है, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि फर्स्ट केस में फ्लोट करने के लिए बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम पानी के अंदर है, सेकेंड केस में उससे ज्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर है, और थर्ड केस में ऑलमोस्ट ये डूबा हुआ है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम पानी में. ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो फर्स्ट केस में डेंसिटी क्या है, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, टोटल वॉल्यूम इनटू 0.1. इसको तुम प्रॉपर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे, सो विद प्रॉपर यूनिट इनटू जी. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड
फ्लोट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स लगेगा, और बॉइंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, V सबमर्ज्ड इनटू रो लिक्विड इनटू G। सो सिंस यहाँ पे बॉडी का डेंसिटी कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, इसलिए उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बॉइंट फोर्स का वैल्यू भी कम चाहिए, इसलिए कम वॉल्यूम ही डूबा हुआ है, V सबमर्ज्ड इज लेस। अब इस केस में आ जाओ, बॉडी का डेंसिटी फर्स्ट से 9 टाइम्स ज्यादा है ना, सो ये 9 टाइम्स हेवियर है थर्ड केस में। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत लग रहा होगा, यानी कि उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बॉइंट फोर्स को भी ज्यादा लगना पड़ेगा, और इसके लिए ज्यादा वॉल्यूम ऑफ बॉडी को पानी में रहना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, तभी बॉइंट फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, डन है। सो दिस इज दिस थ्री थिंग्स। सो फर्स्ट केस में भी बॉडी फ्लोट कर रहा है, यहाँ भी फ्लोट कर रहा है, यहाँ भी फ्लोट कर रहा है, तीनों ही केस में बॉडी फ्लोट कर रहा है। चलो, सो फ्लोटिंग कंडीशन क्या था, इफ रो लिक्विड इज लेस देन रो ऑब्जेक्ट देन द बॉडी विल सिंक, इफ रो लिक्विड इज ग्रेटर देन रो और इक्वल टू रो ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इक्वल भी होगा दोनों की डेंसिटी तो भी वो क्या करेगा, तुम्हारा फ्लोट करेगा, है ना। और बॉडी डूब कब जाएगा, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगा। डन। सो दिस इज द कंडीशन, यानी कि an object will float if buoyant force is equal to weight of the object। डन। बट अगर फ्लोट कर रहा है तो ये तो सर्टेन है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑब्जेक्ट से ज्यादा है या उसके बराबर है, और अगर सिंक कर रहा है तो क्लियर है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये दो चीज टिक करके रखना। ठीक है, चलो। सो हम लोगों का अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या क्लियर हुआ, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं ये बता देती हूँ। सो फ्लूइड मैकेनिक्स जब हमने स्टार्ट किया तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, फ्लूइड इन रेस्ट पढ़ रहे थे। पास्कल्स लॉ किससे डील किया, फ्लूइड को रेस्ट में रखकर, फ्लोटिंग। यहाँ पे तो प्योरली हमने ये देखा कि बॉडी को डुबा रहे हैं तो कब डूबेगा, नहीं डूबेगा, या फिर लिक्विड बॉडी के डूबने पर उस पर क्या फोर्स लगाता है। सो इन सारी चीजों को हम देख रहे थे, यानी कि लिक्विड को रेस्ट में ही रखा है हमने। डन। लिक्विड के फ्लो को अभी तक डिस्कस नहीं किया। डन। सो अब तक के क्लास में लिक्विड एंड रेस्ट हम पढ़ चुके हैं, एंड नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट एवर वी विल स्टडी दैट विल रिवॉल्व अराउंड लिक्विड इन मोशन। ठीक है, तो चलो पहले समराइज कर लेते हैं। वेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वेट कैसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G इंटू V, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, राइट। जिस तरह से वेट ऑफ सॉलिड लिखते हैं, सिंपल। सो बुओयंट फोर्स इज एप्लीकेबल ड्यू टू प्रेशर डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ फ्लूइड। देखो बुओयंट फोर्स क्या था, वाटर डिस्प्लेस्ड का वेट, सो दैट वाटर डिस्प्लेस्ड वाज अ डिफरेंट डिफरेंट हाइट। इसको दूसरी तरह से कहने का एक तरीका है, बट डोंट फोकस मोर ऑन दिस लाइन, ओके, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इस लाइन को तुम तब ज्यादा अच्छे से अप्रिसिएट कर पाओगे जब तुम इस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ चुके हो। ठीक है, सो लिव इट फॉर नाउ। नाउ बुओयंट फोर्स को क्या लिखोगे, रो लिक्विड इंटू G इंटू V बॉडी सबमर्ज्ड। बुओयंट फोर्स यही होता है ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो दिस इज दिस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला, सिंपल, कि जब बॉडी फुल्ली या पार्शियली सबमर्ज्ड है लिक्विड में तो वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि बॉन्ड फोर्स। ठीक है, नथिंग डिफरेंट। कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग क्या था, बॉन्ड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, है ना। इफ रो लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, इवन इफ इट इज इक्वल देन आल्सो इट विल फ्लोट, एंड इफ रो ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन रो लिक्विड ऑब्जेक्ट विल सिंक। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा बॉन्ड फोर्स इज विनिंग ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the body, and here gravitational force acting on the body is winning over buoyant force acting on the body। ठीक है, that is why object is sinking, डूब रहा है। ठीक है, now what we are going to read, equation of continuity and Bernoulli's principle, ये पूरे चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, इससे पहले किसी को डाउट है तो बता दो,
आई विल गिव यू सम टाइम। किसी को डाउट है? एंड स्टूडेंट्स ऑफ जेनवी यवतमाल प्लीज बी अटेंटिव टू क्लासेस, ठीक है? अगर तुम लोग का जेन्युइन प्रॉब्लम है इंटरनेट का, वहां पे इशू है, आई हैव सीन दैट, सो वो प्रॉब्लम तो है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन देखो जब भी टाइम मिलता है ना, डू अटेंड क्लासेस। ये इंटरनेट नहीं होने को हमेशा ही एक रीजन भी मत बनाना प्लीज, क्योंकि पता है ये क्लासेस तुम लोगों के लिए है। और पिछली बार जब मैं गई थी ना नवोदय में रिटेंशन प्रोग्राम के लिए, आई रियली फेल्ट वेरी बैड फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज क्लास में जो बच्चे आए थे उनके पास सब्जेक्ट का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। और मैं ये बहुत खुश होकर नहीं कह रही हूँ, आई एम वेरी रियली विथ सैड हार्ट आई एम सेइंग दिस, कि बच्चे 11-12 पढ़ रहे हैं, दे आर जस्ट रीडिंग पासिंग एग्जाम। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को जो भी जहां से भी तुम्हारे सीबीएसई टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको सुनो, उनको वो वेटेज दो, रिस्पेक्ट दो। जो भी अवंती के टीचर्स आ रहे हैं, तो हर जगह से ना चीजों को बस कलेक्ट करो, ठीक है? तुम्हें ये नहीं देखना कौन अच्छा है कौन बुरा है, तुम्हें ये देखना है किसमें से कौन सा अच्छा चीज लेना है। हर इंसान बुरा और अच्छा दोनों होता है ना, तुम्हें फोकस करना है कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट व्हाट, दैट डन। क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइफ में यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड कि हमें क्या चाहिए, है ना? और ये तो तय है कि जब हम सोचते हैं ना हमें क्या चाहिए, तो तुमको वही मिलता है जो जो तुम्हें चाहिए होता है। मतलब कि तुम अगर ये सोचकर स्कूल में हो कि हमें एग्जाम क्रैक करने हैं, यू विल रीच नियर बाय टू दैट एंड यू मे गो बियॉन्ड दैट, will depend on कि तुम कितने सिंसियर रहे हो। and it's very easy, I'm telling you, even if you navigate smoothly through Avanti people ना, तुम लोगों का रिजल्ट 100% श्योर है, because I have stayed in Navodaya and I have seen students getting results and getting placed into so many good colleges, है ना? क्योंकि नवोदय में बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, दैट आई शुड से, क्योंकि आई हैव स्टेड विथ यू पीपल फॉर 4 years, ठीक है? तो मैंने नवोदय का कैंपस देखा है, बच्चों को भी देखा है। थोड़े थोड़े बच्चों में कभी कभी लो कॉन्फिडेंस आ जाता है फिजिक्स को लेकर, मैथ्स को लेकर, या फिर कभी उनके मार्क्स पूरे आ जाते हैं तो, बट ओवरऑल आई वुड से कि नवोदय के बच्चों में बहुत टैलेंट है, ठीक है? सो उस टैलेंट को प्लीज तुम लोग ना उसको यूटिलाइज करो, है ना? तुम लोग तो ऑलराउंडर होते हो, लाइक व्हाट यू डू सो मेनी थिंग्स क्लास में, वो क्रिएटिव काम करना, वो क्रिएटिव काम करना, पढ़ाई भी करना, तो तुम लोग बहुत चीज करते हो। सो प्लीज डू दिस स्टडी थिंग ऑल्सो वेरी सीरियसली, ठीक है? दैट इज माई रिक्वेस्ट। चलो ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ, किसी को डाउट नहीं है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलिस, इसमें देखो हम क्या क्या करने वाले हैं वो देखेंगे पहले। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है? एक सेकेंड। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? इट इज आवर like equation of continuity and whatever this thing is Bernoulli's principle and all। उससे पहले हम लोग क्या क्या, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पानी जो बहता है उसके बहने का भी दो तरीका है, ठीक है? एक है तुम्हारा स्ट्रीमलाइन तरीका, और ये हो गया तुम्हारे डिसिप्लिन्ड वाटर, ठीक है? और दूसरा हो गया टर्बुलेंट फ्लो, ये हो गया क्लासरूम के वो बच्चे जिनको डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं है, उनको इधर उधर जाना है, ठीक है? सो दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज लाइक मोस्ट ऑफ अस। कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलिस प्रिंसिपल। कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे अगेन स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, यानी कि जो डिसिप्लिन में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसको और समझेंगे, और समझने के लिए इक्वेशंस पढ़ेंगे। सो दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगेन बर्नौलिस प्रिंसिपल भी हम उस पर ही अप्लाई करेंगे। इसको बस हम पढ़ेंगे ये कि ये होता क्या है, बस। रेस्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसके बाद ये जो बर्नौलिस प्रिंसिपल है ये एनर्जी को डिस्कस करता है। इसके बेसिस पे, इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड हम लोग 3 डिवाइस पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर, डायनामिक लिफ्ट एंड टॉरिसेलिस, ठीक है? सो दिस इज आवर थिंग इन दिस चैप्टर एंड दिस थिंग्स आर वेरी इजी। आई विल टेक यू थ्रू। चलो, so streamline and turbulent flow, let's go through it. Fluid flow. Fluid flow can be divided into 2 parts. Then one is your streamline fluid flow and another is your यानी कि fluid flows in form of layers, एक लेयर में ही बहेगा वो,
एक डिसिप्लिन मैनर में बहेगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पानी को ग्रीन में देखो वाटर जा रहा है, और देखो ये एक लेयर में फ्लो कर रहा है ना, एक उसका शेप लग रहा है, इस पानी का एक शेप है जो कि काफी पैटर्न्ड है, एक लेयर में। डन। सो दिस इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो, ये क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लो। ये हैपहैज़र्ड मैनर में मूव करेंगे, जिस तरह से गैसेस मूव करते हैं। जैसे गैस को तुम रैंडम टेम्परेचर पे रख दो या टेम्परेचर बढ़ा दो, वो आपस में रैंडमली इधर उधर जाते हैं, जिगजैग मूव करते हैं, ठीक है। सो टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो को भी कुछ उस तरह से देख सकते हो। सो दिस इज इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लो, कि जब वो बह रहे हैं तो आपस में भी वो बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हैं। जैसे डायग्राम से देखो, यहाँ से देखो लिक्विड निकला और देखो ये मिक्स कर रहे हैं, ये सीधा ऐसे गया नहीं, ये सीधा ऐसे गया नहीं, ऐसे ये कुछ वापस ऐसे आ रहा है, मिक्स कर रहा है, वापस ऐसे आ रहा है, मिक्स कर रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर टर्बुलेंट फ्लो। जैसे यहाँ पे एक लाइन दिखा, सॉरी एक सेकेंड, चलो ये काफी खूबसूरत डायग्राम लग रहा है, फिर से देखते हैं। सो यहाँ तक देखो एक पैटर्न लाइन दिखा है थोड़ा बहुत, इधर आकर देखो इसका जितने डायमेंशन में ये फैला है वो डायमेंशन और बढ़ गया है ना, काफी रैंडम है। They are getting mixed with each other. Done. And this is your turbulent fluid flow. Clear है? So intermixing of fluid during flow, this is your turbulent flow. चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर तुमने वो चीज समझ लिया ना, तो you have cracked the concept, I would say. So the flow is said to be steady. Steady flow की बात हम किसमें करेंगे, streamline flow, discipline की बात हो रही है। The flow is said to be steady if at any given point the velocity of each passing particles remain constant with time. कहने का मतलब यहाँ पे अभी सेकेंड लाइन को फोकस मत करना, ठीक है। अभी मैं डायग्राम में पहले जाती हूँ। ये वाटर का शेप है, ठीक है। यानी कि सपोज कर लो यहाँ पे एक टैप है, मेरी डायग्राम बहुत खराब है, नहीं तो मैं बनाती, यहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है, ठीक है। ये टैप वाटर है, ये ऐसे गिरा और ये पानी ऐसे एक पैटर्न में जा रहा है, डिसिप्लिन में जा रहा है, डब्लू शेप में पानी बह के जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं, डन। तो मैं चलो यहाँ पे ये पॉइंट लेती, और इस पॉइंट पे बहुत सारे लिक्विड इस पॉइंट को क्रॉस कर रहे होंगे, है ना। पॉइंट ए मान लो। सो पॉइंट ए से जो लिक्विड, सपोज करो t=0 टाइम पे एक लिक्विड का ड्रॉप यहाँ से निकला, सो वो ड्रॉप आफ्टर t टाइम ए पॉइंट से क्रॉस करेगा। अगेन दूसरे ड्रॉप फिर ए पॉइंट से क्रॉस करेंगे आफ्टर t टाइम। डन। सो ए पॉइंट से बहुत सारे ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड पास करेंगे। डन। और हर लिक्विड का ए पॉइंट पे एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। वो क्या होगा, वो ये होगा कि ए पॉइंट पे देखो, अगर लिक्विड ऐसे जा रहा है तो ए पॉइंट पे लिक्विड का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है। ऐसे टेंजेंट बनाओगे, पाथ का टेंजेंट बनाओ, पाथ पे टेंजेंट बनाओगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। सो ए पॉइंट पे सपोज कर लो जो ड्रॉप पहली बार आया था उसकी वेलोसिटी है va। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि ए पॉइंट पे जो भी ड्रॉप आएगा उसकी वेलोसिटी हमेशा ही उस पॉइंट पे va होगा, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट पे एक ड्रॉप आया, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी va है। जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा b पे, अगेन उसकी वेलोसिटी va नहीं रहेगी, उसकी वेलोसिटी b पॉइंट पे जो है सारे ड्रॉप्स की वही हो जाएगी, vp। समझ रहे हो? डन। सो the velocity of particle may change as it moves from one point to another। यानी कि पार्टिकल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा तब वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहे जो भी ड्रॉप आए, हर ड्रॉप का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तभी तो एक शेप मिल रहा है। अगर ए पॉइंट पे हर ड्रॉप का अलग अलग वेलोसिटी होगा तो अलग अलग टेंजेंट्स हो जाएंगे, यानी कि रास्ते काफी अलग अलग हो जाएंगे, तो एक पैटर्न नहीं बचेगा। डन।
समझ रहे हो? सो दैट इज वाई यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v ये बताया, इस पॉइंट पे vb, और इस पॉइंट पे vc। यानी कि इस पॉइंट पे चाहे कोई भी ड्रॉप आए, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और मैग्नीट्यूड vc होगा। डन। सो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ स्पेस। ठीक है। जो भी स्पेस में जो भी पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स का वेलोसिटी फिक्स है। उस पॉइंट पे जो भी ड्रॉप आएगा उसकी वेलोसिटी वही होगी, और वो टाइम के साथ वेलोसिटी, जैसे जैसे वो ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जाएगा, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन स्पेस का वेलोसिटी पॉइंट चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन द सेम। सो दिस इज योर स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, ठीक है। सो एवरी अदर पार्टिकल विच passes the same point behaves exactly as the previous particle that just has passed that point. So whatever I explained till now, that is explained in this statement. Okay, anyone has any doubt? किसी को कोई डाउट है? ओके, जडेजा कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल ठीक है। अब देखो, streamlines are the imaginary curves tangent on which will give us the instantaneous picture of the fluid particle। ठीक है। streamlines don't cross each other's path, क्योंकि देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा दिखेगा, दे वोंट क्रॉस ईच अदर्स पार्ट। अगर वो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, उस पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, सो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। कहने का मतलब समझ गया ना तुम लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि स्ट्रीमलाइंस आर द इमेजिनरी कर्व। हम लोग एक इमेजिन कर रहे हैं कि लाइक फ्लूइड इस कर्व में ऐसे पास कर रहा है। डन। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है। एंड टेंजेंट ऑन विच, और किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो दैट विल गिव यू द वेलोसिटी वेक्टर और इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। क्योंकि अगर किसी का वेलोसिटी का स्नैपशॉट मिल जाए तो तुम बता सकते हो कि वो कैसे रास्ते से जा रहा है। सो दैट इज व्हाई हियर इट इज इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। Now streamlines don't cross each other's path। दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस करता हुआ नहीं। So there is a concept test, ready for the challenge? Okay, I feel like, चलो बताओ अब तुम लोग सोचो, why do streamlines don't cross each other? This is now your question. अब ये तुम लोगों को क्वेश्चन है। Yes, so much silence. Yes, Jadeja, very good, very beautiful. Thank you for the answer. Yes, it means you people are paying attention. Thank you. Others, come on. बहुत लोग हो आज क्लास में, and I'm feeling good. But at the same time, answers भी बता दो please. Aditya, you left. Yes. Anyone else?
मोहन, चलो ठीक है, but you should visualize more and more in physics. Physics is imagination plus calculation, है ना? इमेजिनेशन प्लस कैलकुलेशन. इमेजिनेशन कर लिए, 80% काम हो गया, उसके बाद कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्रॉस नहीं कर सकता. अगर देखो सपोज कर लो एक फ्लो ऐसे जाता है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का इधर हो जाता है. सो एक ही पॉइंट पे एक ड्रॉप जा रहा है, उसकी दो दो वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख रहा है. ये तो पॉसिबल नहीं है ना. लिक्विड क्या होगा, एक पर्टिकुलर, नहीं, अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे उसकी एक ही वेलोसिटी डायरेक्शन होगी ना. अगर वो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज हो जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट पे, जैसे एक पॉइंट पे तुम्हारा दो डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं हो सकता. आइदर तुम इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो, तुम दोनों तरफ नहीं जा सकते, है ना? समझ रहे हो? सो दैट इज इट, दैट इज व्हाई दे वोंट क्रॉस. नाउ in today's class, I just wanted for 5 minutes to discuss previous chapter. हमने क्या पढ़ा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. कितने लोगों को याद है अच्छे से सारी चीजें? और कितने लोगों ने क्वेश्चन किया उस टॉपिक से, ये मुझे बताओ. क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं तुम लोग? क्योंकि ऑब्वियसली क्लास में अगर रेगुलरली आ रहे हो तो तुम लोगों का लाइक व्हाट इज दैट कॉल्ड, बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम में तो मार्क्स इजीली आ जाएंगे, बट क्वेश्चंस करना पड़ेगा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुम लोगों को बहुत अच्छा करना है तो. ठीक है? सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्सन? कैन एनीवन लेट मी नो? क्योंकि देखो, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन में स्टार्ट नहीं कर सकती, उसको स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा. सो इट्स मोर बेटर. हमने क्या पढ़ा था उस टॉपिक में? किसी ने क्वेश्चन किया है? कोई एक ने भी? अगर एक ने भी किया है तो प्लीज बताओ, अदर्स लोग इनकरेज होंगे उस चीज से. अगर तुम कर रहे हो ना तो क्लास में डिस्कस किया करो, दूसरे लोगों को इनकरेज किया करो. अक्सर हमें लगता है ना दूसरे से आगे जाने का तरीका है दूसरे को खींचना पीछे. ऐसा नहीं होता. आगे जाने का एक ही तरीका है, टू पुश एवरीवन अहेड. क्योंकि जब तुम सबको आगे पुश कर रहे हो ना, तो तुम्हें वो डबल पुश मिलता है. समझ रहे हो? तो तुम और आगे जाते हो. इसलिए अगर कोई किसी ने भी क्वेश्चन करा है तो प्लीज लेट मी नो हियर, क्योंकि उससे दूसरे लोग एनकरेज होंगे. ओके, किसी ने नहीं किया. दिस इज टू सैड. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में? हमने स्ट्रेस पढ़ा. स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. हमने कितने तरह का स्ट्रेस पढ़ा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब होता है? I just want you people not to forget things. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में कितने तरह के स्ट्रेस थे? दो. एक था टेंसाइल, दूसरा था कॉम्प्रेसिव. इस केस में, लॉन्गिट्यूडनल के केस में, जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया लगता है. वो आइदर लेंथ को बढ़ाएगा या लेंथ को क्या करेगा? घटाएगा. सो जब घटा रहा है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, जब बढ़ा रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस है. ठीक है? यस पारुल. अब देखो, दूसरा था शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस में हम लोग फोर्स कैसे लगाते हैं? फोर्स के लगाने का तरीका ही दोनों को अलग अलग करता है ना. इस केस में हम लोग फोर्स एरिया से पैरेलल लगाते हैं. यस पारुल, पैरेलल लगाएंगे. और जब पैरेलल लगाएंगे तो ये बॉडी तुम्हारा क्या होगा? कुछ ऐसे शिफ्ट होता था. और ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर के साथ ये जो थीटा एंगल बना रहा है, इसी थीटा को हमने क्या बुलाया था? टैन थीटा को शियर स्ट्रेन बुलाया था, है ना. और बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है? जो अभी अभी हमने लिक्विड में पढ़ा ना, कि लिक्विड के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उस पर हर तरफ से प्रेशर लगेगा, पढ़ा था ना. सो इसी को हम लोग, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. ये वॉल्यूम को हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. फिर हमने स्ट्रेन पढ़ा, है ना. स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आ रहा है उसी को डिफाइन करने के लिए हमने स्ट्रेन टर्म लाया था. सो यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, सो डेल्टा एल बाई एल इज द स्ट्रेन. यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, टैन थीटा इज द स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन. और इसका वैल्यू क्या होता है? अगर ये एक्स है, ये एल है, तो टैन थीटा तुम्हारा क्या होगा? एक्स बाई एल. और इस केस में वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी था.
विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो रहा है, घट रहा है, डेल्टा भी इनहेरेंटली नेगेटिव है। सो इस होल को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या किया था, रिलेट किया था हुक्स लॉ से। हुक्स ने क्या बोला कि अगर स्ट्रेस छोटा है तो स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि उनका लॉ क्या था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को के बुला दो, है ना। ओके पारुल, के क्या होगा तुम्हारा, के का वैल्यू, के का नाम अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन कौन से स्ट्रेस को कोट कर रहे हो। ठीक है, नो इट्स ओके पारुल, बट यू पीपल प्लीज डू क्वेश्चंस। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा नहीं पाती क्योंकि देखो इतना टाइम होता है और वीकेंड क्लासेस में क्वेश्चंस होने का है। अच्छा पारुल गलती से हो गया, ठीक है कोई नहीं। के इज व्हाट, के अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो के तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस होगा। अगर, और उस केस में के का यूनिट क्या होगा, के का सिंबल क्या होगा, वाई। ठीक है, किस केस में, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। और के जी होगा शियर मॉड्यूलस, जब तुम्हारा ये शियर मॉड्यूलस है, सॉरी शियर स्ट्रेस है। ठीक है, और के को बी से दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। और ये कब लगेगा, जब तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। डन। सो ये चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। तो अगर मैं कर्व बता दूं तो कर्व तुम्हारा ऐसा था, एक पॉइंट जहां तक तुम्हारा हुक्स लॉ फॉलो होगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, यहां से यहां तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा बट इलास्टिक लिमिट होगा, यानी कि यहाँ तक अगर स्ट्रेस को जीरो करते हो तो वापस से कर्व रिट्रेस होगा, स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या था, उसके बाद तुम्हारा इलास्टिक लिमिट बचता नहीं है ना। उसके बाद अगर स्ट्रेस को जीरो करते हो तो स्ट्रेन रह जाएगा, दैट इज परमानेंट सेट। और डी के बाद भी एक पॉइंट था ई, जिसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट बुलाते थे। और डी और ई अगर पास पास है तो ऑब्जेक्ट ब्रिटल है, दूर दूर है तो वो क्या है, डक्टाइल है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसका। प्लीज डू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन एवरीवन। मुझे टाइम मिलेगा अगर एक दिन का भी तो आई विल टेक अ क्लास ऑफ प्योरली क्वेश्चंस। ठीक है, बट यू पीपल डोंट नीड टू फॉरगेट थिंग्स। डन। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ टॉपिक्स। और कल के क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलिस प्रिंसिपल, जिसका बहुत एप्लीकेशन है। वो तीनों डिवाइस, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो लोग बस झाल मुड़ी है जो एकदम इजीली खा लोगे। ठीक है, तो कल के क्लास में सब लोग टाइम से आओ, इसी तरह आओ। अच्छा, पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ तुम्हारा क्या था, पास्कल लॉ में ये बोला गया कि अगर तुम्हारा एक लिक्विड का कंटेनर है और अगर लिक्विड रेस्ट पे है, देखो पास्कल लॉ को ऐसे समझ लो, अगर लिक्विड तुम्हारा रेस्ट पे है तो एक हॉरिजेंटल लेवल पे, मतलब सेम हाइट पे, ठीक है, सेम हाइट पे अगर तुम बहुत सारे पॉइंट लेते हो तो हर पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। दिस इज पास्कल लॉ। हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होने वाला है, सेम। और इसको अलग तरह से भी, लाइक एक और स्टेटमेंट मैंने दिया था, उसमें ये था कि हर पॉइंट पे प्रेशर हर तरफ से लगेगा, है ना, और हर तरफ से जो प्रेशर लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दिस इज योर पास्कल लॉ। ठीक है, सो पास्कल लॉ इज अबाउट कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमेशा यूज होता है वो ये है कि अगर लिक्विड रेस्ट में है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट का प्रेशर, हर पॉइंट पे प्रेशर एक्टिंग क्या होगा, सेम होगा। दिस इज पास्कल लॉ। ओके, चलो ठीक है, कल के क्लास में मिलते हैं कल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। And those students from JNV Yavatmal, please do join tomorrow also. ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से रहो। और सॉरी, अच्छे से रहो, एंजॉय करो, क्वेश्चंस करो।